मसाले, इन सब का जहाँ पे क्रय विक्रय किया जाता है, इसी को हम कहते हैं मुद्रा बाजार। और इसमें ध्यान दिया जाता है कि मुद्रा का प्रवाह कहाँ पे कम है, जहाँ पे कम है वहाँ पे बढ़ाया जाता है, और जहाँ पे ज़्यादा रहता है वहाँ पे कम करने का प्रयास किया जाता है। इसी को कहा जाता है मुद्रा बाजार। और आपका जो मुद्रा बाजार है सबको ये कितने तरह का होता है, इसके दो अंग होते हैं। एक आपका होता है मुद्रा बाजार और दूसरा होता है पूंजी बाजार। यानी कि मुद्रा और आपका पूंजी, ये दो तरह का होता है आपका मुद्रा बाजार। समझ में आया कि मुद्रा बाजार में जितनी तरह की परिसंपत्तियाँ होती हैं जो आपकी मुद्रा से जुड़े होते हैं, उन सभी का क्रय विक्रय किया जाता है। वो अल्पकाल के लिए हो, मध्यकाल के लिए हो, दीर्घकाल के लिए हो, क्रय विक्रय किया जाएगा। जहाँ पे मुद्रा का प्रवाह ज़्यादा है या अधिक है, वहाँ से उस तरफ जहाँ पे मुद्रा का प्रवाह कम है उधर किया जाता है, यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ किया जाता है। बैलेंस करने का प्रयास किया जाता है मुद्रा बाजार में। और इसके दो अंग हैं, एक तो है आपका मुद्रा बाजार और दूसरा है पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में अंतर होता है, क्या बता सकते हैं? मुद्रा बाजार किसे कहते हैं और पूंजी बाजार किसे कहते हैं, बताएं। हाँ बिल्कुल, अगर आपको पता है तो बेझिझक बोल सकते हैं। देखिए, ऐसा बाजार जहाँ पे जितनी भी आपकी वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं उनका जब अल्पकाल के लिए, अल्पकाल मतलब 1 साल से कम के लिए क्रय विक्रय किया जाता है, चाहे वो शेयर हो, बॉन्ड हो या ऐसा कोई भी चीज़ हो, जब उसका अल्पकाल के लिए क्रय विक्रय किया जाए, अल्पकाल मतलब 1 साल से कम के लिए क्रय विक्रय किया जाए, तब ये आपका क्या हो जाता है, मुद्रा बाजार हो जाता है। और मुद्रा बाजार के लिए जो है दो तरह के क्षेत्र होते हैं, एक तो होता है आपका संगठित या औपचारिक और दूसरा होता है असंगठित या अनौपचारिक। यानी कि दो तरह के जो है संस्थाएं हैं जो आपके मुद्रा के प्रवाह को कंट्रोल करते हैं या मार्केट में मुद्रा के प्रवाह पर अपना नियंत्रण या एक तरीके से योगदान देते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो आपके औपचारिक या संगठित क्षेत्र है उसमें बैंकिंग प्रणाली आती है, और जो आपके अनौपचारिक या असंगठित जो है, इसमें आपके जो देसी बैंकर्स हैं, साहूकार हैं, महाजन हैं, सेठ हैं, सेठी हैं, ये सारे लोग आते हैं। आज भी आपके यहाँ संगठित क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास हो गया है, यानी कि बैंकिंग प्रणाली बहुत ज़्यादा फैल गया है, लेकिन इसके बावजूद आज भी असंगठित क्षेत्र पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जो गाँव में अमीर लोग होते हैं उनसे लोग पैसा लेते हैं, और ये भी अभी भी प्रचलन में है। तो आपके संगठित या औपचारिक, असंगठित या अनौपचारिक, ये दोनों ही मुद्रा बाजार के जो है अंग हैं या क्षेत्र हैं। और इसको कंट्रोल कौन करता है मुद्रा बाजार को? RBI। मार्केट में जो तरलता है वो बनी रहे, बहुत ज़्यादा हो तो कम करने के लिए काम करेगा, अगर बहुत कम है तो ज़्यादा करने का प्रयास करता है RBI। ये आपका मुद्रा बाजार हो गया, जहाँ पे आपके जितने भी परिसंपत्तियाँ हैं उनका अल्पकाल के लिए क्रय विक्रय किया जाता है, जो 1 साल से कम के लिए होता है। दूसरा मैंने बताया पूंजी बाजार। पूंजी बाजार में जितनी आपकी वित्तीय परिसंपत्तियाँ होती हैं इनका क्रय विक्रय किया जाता है, लेकिन ये दीर्घकाल के लिए होता है। दीर्घकाल मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए किया जाता है। अब वो ज़्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 1 साल से प्लस होना चाहिए, तब उसे हम कहते हैं दीर्घकालिक जो है टर्म्स के लिए क्रय विक्रय जब किया जाए तब ये आपका हो जाता है पूंजी बाजार। बात समझ में आए बच्चों? और इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है, चाहे दीर्घकालिक हो या अल्पकालिक हो, कंट्रोल करेगा आपका RBI। अच्छा बताएंगे मुद्रा कहते किसे हैं? मुद्रा की बातें ही कर रहे हैं हम लोग, मुद्रा बाजार या बैंकिंग प्रणाली। मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा क्या है? आप सभी लोगों के पास मुद्रा है, आप सब लोग उसका उपयोग भी करते हैं, तो मुद्रा क्या है? किसी वस्तु को क्रय करने वाले कार्य को मुद्रा कहते हैं। किसी वस्तु को क्रय करने वाले कार्य को मुद्रा कहते हैं। अच्छा ये बताएं, अगर मुद्रा ना हो तो क्या जीवन संभव नहीं है? संभव है, विनिमय प्रणाली द्वारा। विनिमय प्रणाली कैसे? जैसे वस्तुओं के द्वारा वस्तु का आदान प्रदान। विनिमय प्रणाली नहीं की, उसको बोलिए वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। विनिमय प्रणाली में तो आपकी चाहे वस्तु जो है पैसा दे करके जब सामान खरीदे तो विनिमय प्रणाली, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि पहले के जमाने में मुद्रा नहीं होता था। एंड जब आप देखेंगे पाषाण काल पढ़ेंगे, ताम्र पाषाण काल पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता काल और यहाँ तक कि वैदिक काल तक मुद्रा का समाज में बहुत बड़े पैमाने पर प्रचलन नहीं था। लोग वस्तु विनिमय किया करते थे। वैदिक काल में तो विनिमय का माध्यम गाय होती थी, सबसे ज़्यादा महत्व गाय दे करके जो वस्तु चाहे आप प्राप्त कर सकते हैं, और जैसी वस्तु होती थी उस हिसाब से गाय देना पड़ता था। तो गाय की विनिमय की प्रणाली थी आपके वैदिक काल में, इसलिए गाय को
पर जो है कुछ लिखी हुई चीज़ें भी रहती हैं कि अगर कोई इसको फाड़ेगा तो पता चल जाएगा कि किसी ने इसको डिस्टर्ब किया है। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको पता है मिस्र के साथ भी व्यापार था, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार था, भारत के अंदर अन्य राज्यों के साथ व्यापार था। तो इसीलिए वो लोग जो वस्तुएं बनाते थे, इससे भी मैंने पढ़ाया, आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ाया है। फिर वस्तुओं को पैक करते थे वो लोग, पैक करने के बाद उस पर गीली मिट्टी का लेप लगा देते थे, जैसे आप लोग को या दूसरी चीज़ों का उपयोग करते हैं तो लोग गीली मिट्टी लगाते थे और उसके ऊपर उस मुहर से छाप लगा देते थे, जिसको मुहर बंद कहते हैं। फिर उसको सूखने के लिए छोड़ देते थे और फिर उस वस्तु को निर्यात कर देते थे। अगर कोई भी व्यक्ति उसके साथ छेड़छाड़ करेगा तो जाहिर सी बात है मिट्टी का सील टूट जाएगा और वो जो मुहर है वो पर्टिकुलर अलग अलग व्यक्तियों के पास, जैसे आज है ना हर संस्थान का अपना मुहर होता है, उस पर उस संस्थान का नाम लिखा होता है। अब उस मुहर में कोई डुप्लीकेट ना बनाए तो उसका कोई मिसयूज नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी। उस समय मुद्रा जो था विनिमय का माध्यम नहीं था, बल्कि ये लोग क्या करते थे, वस्तुओं की पहचान के लिए, सीलबंदी के लिए उसका उपयोग करते थे। और उसके पहले तो ऐसी कोई मुहर का साक्ष्य ही नहीं मिलता है, ना तो आपको ताम्र पाषाण काल में मिलेगा, और पाषाण काल में तो मानव की जिंदगी मानव जैसी थी ही नहीं, और पाषाण काल में तो उसने धीरे धीरे मानव की तरह रहना शुरू किया था। तो मुद्रा का इतिहास देखें तो प्राचीन है, सिंधु घाटी सभ्यता में ही मुहर मिलते हैं। वैदिक काल में भी निष्क नामक सिक्का आपने उत्तर वैदिक काल में सुना होगा। वैदिक काल में, वैदिक काल में तो गले का सोने का आभूषण था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में निष्क जो है सोने का सिक्का हो गया था। इसके अलावा शतमान, सापड़ ऐसे भी सिक्कों का उल्लेख मिलता है। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली बड़े पैमाने पर होता था, यानी कि कभी मानव के जीवन में मुद्रा का कोई खास महत्व नहीं था। लेकिन मुद्रा का महत्व आया, कब आया और क्यों आया, क्या जरूरत पड़ी हमें मुद्रा की, क्यों हम पैसा बनाए, क्या रीजन था बच्चों, क्या बताएंगे आप लोग? कि हमें जब हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली से काम चल रहा था, वस्तु निकलते अच्छा क्या होता था? ओके, और कोई चीज़ बताएंगे? मैम सिक्कों को जमा करने के लिए मुद्रा बनाई गई। अच्छा, जमा करने के लिए संख्या धीरे बढ़ने लगा तो फिर जो भी सामान विनिमय करते वो अपनी जरूरत नहीं होने लगा, सिक्कों का तो बड़ा शुरू किया गया। समय से नहीं हो पाती थी। ओके, हाँ बताएं। दूर दूर तक व्यापार होता था, जो वस्तु जब विनिमय होती थी वो कुछ दूर जाने पर खराब हो जाती थी, इसलिए सिक्कों का प्रयोग किया गया। सिद्धार्थ इस समय बन रहे हैं सामान की आयात निर्यात किए थे। देखिए सबसे मेन जो रीज़न है कि धीरे धीरे, सही बात है, जनसंख्या वृद्धि हुआ, लेकिन रीज़न क्या है कि वस्तु विनिमय प्रणाली आसान नहीं था। जैसे आप गेहूँ, आपके पास बहुत सारा गेहूँ हो गया, उसके बदले में आपको धान चाहिए या चावल चाहिए, तो आपको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो आपको धान मतलब दे और उसको गेहूँ की ज़रूरत हो, क्योंकि अदला बदली होगा, आप इसको गेहूँ देंगे वो आपको धान देगा। तो ऐसा व्यक्ति ढूंढते फिरिए कि किसके पास धान है और उसको गेहूँ की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि वो धान देना चाहता लेकिन गेहूँ नहीं चाहिए उसको, यानी कि शर्त ये है कि उसको गेहूँ की ज़रूरत हो और प्लस वो उसके पास धान एक्स्ट्रा होगा, तभी ना वो आपका गेहूँ लेगा या तभी आप उसको गेहूँ देंगे, क्योंकि आपको धान चाहिए। तो ऐसे बहुत समस्याएं होने लगी। ऐसे व्यक्ति को आपने कहा आपको भैंस चाहिए, तो आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जिसके पास भैंस एक्स्ट्रा हो। आपके पास अगर गाय जाता है और आप गाय लेके भैंस लेना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जिसको गाय की ज़रूरत हो और वो भैंस जो है मतलब जो है लेना चाहता हो। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी, इससे लोगों को बहुत असुविधाएं होने लगी थी। लेकिन उसके पहले चूँकि समाज में कोई वैदिक काल में आप देखेंगे राजा जैसी चीज़ें नहीं है। आर्यों ऐसा मानते हैं कि विदेशी आक्रमण में आर्य आए थे और उन्होंने कबीले के रूप में भारत में जगह जगह पे चारागाहों के लिए युद्ध किया, स्थानीय लोगों से भी आपस में भी लड़े। दसरा की युद्ध सुना होगा आप लोगों ने, पारसी नदी के किनारे। तो उस समय कोई साम्राज्य नहीं था, कबीले के रूप में लोग रहते थे, तो कोई केंद्रीय राजा भी नहीं था। और जो राजा था वो भी पावरफुल नहीं था, वो मात्र इसलिए होता था कि कबीले की रक्षा करेगा और स्वेच्छा से उसको लोग उपहार दे देंगे, लौकी कोहड़ा जो भी उनके यहाँ होगा मतलब, क्योंकि तब आप यहाँ कृषि बहुत ज़्यादा नहीं होता था। आपको पता ही है आर्य लोग जौ की खेती करते थे, गेहूँ धान भी उगाते थे, लेकिन ज़्यादा नहीं उगाते थे, बिकॉज वो लोग एक जगह रहते नहीं थे। वो पशुपालन करने वाला व्यक्ति एक जगह रहेगा ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, उससे ज़्यादा तो नहीं, इसका चारागाह खत्म होगा तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो जो वो अल्पकाल में, जैसे जौ जल्दी हो जाता है, कम पानी में हो जाता है, जैसे सब्जियाँ, ऐसी चीज़ें जो जल्दी हो जाती है, ऐसी चीज़ें उगाते थे। तो अब जो राजा है या जिसको लोगों ने अपना मालिक माना है, तो जाहिर सी बात है अगर उसको टैक्स नहीं दे रहे हैं तो खाने पीने की चीज़ें तो कुछ ना कुछ देंगे ही। तो जो उगाते थे अल्पकाल में वही राजा को दे देते थे स्वेच्छा से, जिसको बलि कहते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब राजा
छोड़ करके क्षेत्र विस्तार करना शुरू किया, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने शुरू किए, उत्पादन शुरू हुआ, कृषि कार्य शुरू हुआ, तो राजा टैक्स लेने लगा था। तो उत्तरकाली काल में अभी भी राजा जो है बहुत शक्तिशाली नहीं है, यानी कि अब धीरे धीरे राजा जो है प्रभावशाली हो रहा है। लेकिन उसके बाद जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात सुनी होगी आप लोगों ने, 16 महाजनपदों का विकास हुआ और फिर वहाँ से जो मगध साम्राज्य था, इसमें बड़े बड़े राजवंशों का उदय हुआ और उसने धीरे धीरे करके सारे साम्राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया और फिर एक बहुत बड़े साम्राज्य की मौर्य साम्राज्य ने स्थापना की। उसके पहले नंद भी थे, लेकिन नंदों से भी बड़ा साम्राज्य या कहिए कि बहुत बड़ा साम्राज्य मौर्यों ने स्थापित किया और इन्होंने हर क्षेत्र में काम किया, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्र में काम किया और बहुत विधिवत काम किया। यानी कि बिल्कुल एकदम जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सेम वैसे इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया हर क्षेत्र में, इनको पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो अब ये हुआ कि लोगों ने राजा से बात की कि ये वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत समस्या हो रही है, आप इसका कोई सोल्यूशन निकालिए ताकि हम लोगों की इस असुविधा से छुटकारा मिले और जो है राजा को भी सहूलियत हो। तो यहाँ पे निष्कर्ष निकाला गया कि क्यों ना हम जो है सिक्का यानी कि रुपया चलाएं और ऐसा रुपया जिससे लोगों को विश्वास हो, क्योंकि अगर आप कागज़ का, हालांकि तब कागज़ का आविष्कार भी नहीं हुआ था, लेकिन अगर आप तांबे का, जस्ते का या ऐसी चीज़ों का, पीतल का, कांसे का चलाते तो वो उतने कीमती नहीं होते, तो लोग उसको लेकर के आपको सामान क्यों देंगे। तो ये हुआ कि क्यों ना शुरुआत में सोने चांदी के सिक्के चलाए, क्योंकि सोना चांदी शुरू से ही एक कीमती धातु है जिसको हर कोई लेना चाहता है। तो शुरुआत में जो सिक्के चलाए गए, आप देखिए कि उसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता था, उसका वेट ज़्यादा होता था, ग्रेन के होते थे और वो यानी कि वो जो मुद्रा है उस पर जितने का मूल्य अंकित होता था, उस मुद्रा को जब आप बेचते या पिघलाते तो उतने का आपको धातु भी उससे मिल जाता। यानी कि अगर वो 100 का सिक्का है तो वो बेचने पे उस समय आपको उसमें 100 रुपये का सोना भी मिल जाता, यानी कि जितना उस पर मूल्य अंकित होता था उतनी की उसमें धातु लगी होती थी, उससे उसके बराबर या उससे ज़्यादा की। तो ऐसे में लोग, क्योंकि कीमती धातु हर कोई लेना चाहता है, सबको पता है कि ये मुद्रा अगर जो है किसी काम नहीं आए तो इसको हम बेच करके वैसे भी पैसा उतना प्राप्त कर लेंगे जितना इस पर लिखा है। तब लोगों ने इस पर विश्वास जाहिर किया और जो है सामान दे करके पैसा लेना पसंद किया कि ठीक है सामान ले लीजिए, पैसा दीजिए, क्योंकि जितना इस पर लिखा है उतने का इसमें धातु लगा है, अगर आप इसका कोई यूज नहीं हुआ तो हम ऐसे भी बेच के इससे पैसा प्राप्त या इसका हम सामान ले लेंगे। तो ये जो आपकी धातु सिक्का जो शुरू में आया, धातुओं का यही रीज़न था कि लोगों का उस पर विश्वास हो, इसलिए सोने चांदी के सिक्के शुरू में ज़्यादा चलाए गए। धीरे धीरे करके जब राजा का जो है प्रभुत्व बढ़ा, राजा की जो शक्ति है काफ़ी पावरफुल हुआ, तो राजा ने फिर तांबे के भी सिक्के चलाए, अन्य धातुओं के भी सिक्के चलाए। आपने मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना होगा, इन्होंने सांकेतिक सिक्के चलाए थे बड़े पैमाने पे, लेकिन फ्लॉप रहा बिकॉज इन्होंने इसको बहुत विधिवत तरीके से लागू नहीं किया। और सांकेतिक मुद्रा जहाँ फिर किसे कहते हैं सांकेतिक मुद्रा, मुद्रा को वास्तविक मान्यता टोकन की तरह उपयोग किया है, टोकन की तरह। अच्छा बच्चा अभी नहीं कंफ्यूज, मुद्रा की वास्तविक वैल्यू से उसकी वैल्यू से कम, अच्छा यस विश्वास पे चले, बिल्कुल, यानी कि जितने का उसमें मूल्य लिखा है जब उस धातु को पिघलाएं तो उतना मूल्य प्राप्त ना हो, उससे कम मूल्य प्राप्त हो, तो वो सांकेतिक मुद्रा है। सुना होगा जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाया था, लेकिन सांकेतिक मुद्रा का मतलब क्या है, उसमें सस्ती धातु का उपयोग किया गया था, यानी कि जितने का सिक्का होता था जब उस धातु को पिघलाते तो उतना आपको पैसा नहीं मिलता मार्केट में, वो संकेत था मात्र कि ये सिक्का है और ये इतने का है, इतने का सामान मिलेगा। और ये बहुत अच्छा उन्होंने शुरुआत किया था, क्योंकि सोना चांदी घिसता है, आपको पता होगा सबसे तंग धातु सोना होता है जिसमें घिसावट बहुत ज़्यादा होता है, चांदी भी ऐसे ही है, तो बहुत ज़्यादा घिसावट होने से इतनी कीमती धातुएं जल्दी जल्दी समाप्त हो जाते हैं और इससे नुकसान होता है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना, एक तो उस समय धातु की कमी महसूस हुई उनको, धातु की कमी थी तो सिक्के की ढलाई कैसे हो, दूसरा इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना सस्ती धातु जिसकी मात्रा ज़्यादा उपलब्ध है मार्केट में, तो उसके सिक्के चला दिए जाए, लोगों का विश्वास रहेगा तो अच्छे से काम चलेगा, घिसावट भी नहीं होगा और जो है शॉर्टेज भी जो है सोने चांदी का उसकी कमी भी महसूस नहीं होगा। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाया था, जो कहीं कहीं मिलता है कि तांबे का था और कहीं कहीं मिलता है कि कांसे का था, लेकिन तांबे का लोग ज़्यादा जिक्र करते हैं। तो ये सांकेतिक मुद्रा का मतलब कि जो जिस पर उस पर जो वैल्यू यानी कि जो मूल्य लिखा है, जब उस मूल्य से कम की वो धातु, जैसे वर्तमान में 10 रुपये का जो सिक्का है ये आपका सांकेतिक है, उस पर 10 रुपये लिखा है, आप दुकान पे जाएंगे आपको 10 रुपये का सामान मिल जाएगा, लेकिन आप अगर सोचे उसको पिघला के हम बेचेंगे तो हमें 10 रुपया मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, यानी कि कम मिल जाएगा। तो ऐसे मुद्राओं को हम क्या कहते हैं, सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये मुद्रा का इतिहास
गारंटी देता है कि जो मुद्रा है, जितना मूल्य उस पर अंकित है, अगर आप मार्केट में जाते हैं और उतने मूल्य का सामान आप वस्तु या सेवा कुछ भी परचेज करते हैं तो वो मार्केट में उपलब्ध व्यक्ति को आपको देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है या आपकी मुद्रा लेने से मना करता है तो उसके लिए दंडनीय अपराध है ये। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं रुपये का सिक्का नहीं दूंगा, मुझे 500 की नोट नहीं चाहिए, वो ये नहीं कह सकता, उसको लेना पड़ेगा क्योंकि उस पर उसका एक तरीके से कि अथॉरिटी है। आप उस मुद्रा को आपसे लेने से कोई मना नहीं कर सकता या जितना उस पर लिखा है उससे कम के आपको सामान या वस्तुएं मतलब नहीं दे सकता, जितना उस पर है उसको उतना ही देना पड़ेगा, अन्यथा उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगा। और इसी विश्वास पे आप लोग विश्वास करते हैं और जो है कागज की मुद्रा को इतना सहेज के रखते हैं कि इससे हमें इतने मूल्य की वस्तु और सेवाएं प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि सरकार ने आपको इस बात का विश्वास दिलाया है कि जो मुद्रा को जारी करें, इस मुद्रा से आप जो चाहे खरीद सकते हैं और इसको कोई लेने से मना नहीं कर सकता और इससे कम मूल्य का भी कोई आपको वस्तु नहीं देगा। हाँ हाँ, तो वो चलन में नहीं है तो उसको मना करेंगे बिल्कुल, क्योंकि सरकार ने जब उसको चलन से बाहर कर दिया है उसको मना। अब कोई रहा होगा मालिक उनका, जैसे बहुत सारे नोटों और बाहर की चीज़ों को उन्होंने चलन से बाहर कर दिया, ऐसे ही छोटे आकार का जो 1 रुपये का सिक्का आता था वो चलन से बाहर है, सरकार उस पर गारंटी नहीं देती, इसलिए कोई भी मना कर सकता है। अन्यथा अगर कोई मना कर दे जो सिक्के चलन में है तो उसके खिलाफ केस हो जाएगा, सजा हो जाएगी ऐसे व्यक्ति को, इसलिए कोई मना नहीं कर सकता जो भी मुद्राएं सरकार की तरफ से प्रमाणित की गई है। तो मुद्रा क्या है, वह जो है वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने का एक माध्यम है जो सरकार के विश्वास पे चलता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना? ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें जो है एक विद्वान है, उन्होंने हाँ अच्छा, उसका बंद होना हमारे देश के, देखिए मैं तो ये कहूँगी कि विकास को दिखाता है, क्योंकि विकास कर रहा है। ये है कि जैसे 1 रुपया धीरे धीरे करके मुझे लगता है कुछ टाइम के बाद 1 रुपया भी बंद हो जाएगा। रीज़न ये है महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखिए बहुत सारी चीज़ें, एक तो उसकी जो वैल्यू है इतना कम है, उसको बनाने में खर्चे आते हैं, उसमें उतनी धातु लगता है, उसको बनाने का वो लगता है। दूसरा, जब वस्तुएं और सेवाएं महंगी होती जा रही है कि आपको 50 पैसे का 25 पैसे का कुछ मिलता ही नहीं है, तो आप कितना सारा 50 पैसा लेकर के जाएंगे। जब आपको 10 रुपये का सामान खरीदना होगा तो आपको उसके 20-50 पैसे के सिक्के चाहिए, तो इतना ज़्यादा धातु का कोई वैल्यू नहीं रह गया। एक छोटे से सामान के लिए आप इतनी सारी धातु ले जा करके किसी को देंगे, उसको बनाने के लिए, उसको जो है संचालित करने के लिए बहुत सारी अथॉरिटी लगती है। अभी 1 रुपये का जो सिक्का है ना, अपने आप में मतलब एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन सरकार ने उसको भी बंद कर दिया होता और फिर सीधे 5 और 10 का चलता, तो 1 का चल रहा है क्योंकि ये चलिए देखिए दोनों रीजन है। अब इसको हम जो है पतन या तो क्या कहें, फिलहाल वो विकास को ही कहें तो ठीक है, पॉजिटिव चीज़ों को लेकर पॉजिटिव है ये कि जो चीज़ें अब महंगाई, मुद्रास्फीति इतना बढ़ गया है कि छोटे छोटे जो मूल्य के पैसे थे अब उनका उतना वैल्यू नहीं रह गया, इसलिए अब उनको हटा देने में ठीक है, क्योंकि उसमें जो लागत आता था वो ज़्यादा हो जाता था और प्लस सेवाएं और वस्तुएं इतनी महंगी हो गई है कि कितनी क्वांटिटी में कोई लेकर के जाएगा कि वो उसकी ज़रूरतें पूरा होगी। क्योंकि आज तो इतना महंगाई है कि आप अगर पहले के हिसाब से पैसे लेके चलते तो आपका बैग भरा रहता और जैसे ही आप जाके एक सेट कपड़ा लेते बैग खाली हो जाता और दुकान वाले का जो है वो बोरी में भर भर के रखता और वो जो है ऐसे निकालता और फिर आपको पैसे देता कि आप गिन लीजिए तो वो बहुत मतलब स्थिति खराब हो जाती क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या हो गया, मुद्रास्फीति हो गया है। इस वजह से आप अगर ऑटो का किराया देने के लिए 1 किलोमीटर का फिर गिनना पड़ता, कहीं 11 तो नहीं चला गया, काफ़ी आसान है, 10 का एक सिक्का निकाला और पकड़ा दिया, नहीं तो पता अगर 20 सिक्के गिनी अगर एक चीज एक्स्ट्रा गए तो उसको फायदा हो गया, आपका नुकसान, और अगर एक काम करे तो उसको नुकसान, तो वो भी बेचारा गिनता रहे और आप ही गिनते रहे और उसके बाद बैंक का बोझ भी मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता। बहुत सारी चीज़ें जैसे टाइम की ज़रूरत के हिसाब से आप एक तरीके से देखिए तो अच्छा नहीं है। इसका मतलब यही है कि मुद्रा की वैल्यू घटती जा रही है, वस्तु और सेवाएं महंगी हो रही है, यानी कि वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। ये इस बात का संकेत है कि वस्तुओं और सेवाओं की जो आपूर्ति है वो दिन प्रतिदिन कम हो रहा है और मुद्रा की जो वैल्यू है ये दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा घटते जा रहा है, बहुत तेज़ी से घट रहा है। तो ये था आपका मुद्रा।
पैसे देंगे। जैसे मान लीजिए ये वस्तु आज आप हमें दे दीजिए, भविष्य में हम आपको इस पर इतना पैसा देंगे, तो आप भविष्य के लिए भी कर सकते हैं। जैसे लोग कहते नहीं गिरवी रखते अपनी वस्तुओं को कि हम ये वस्तु आपके पास गिरवी रख रहे हैं, इतनी मूल्य का है ये, भविष्य में हम इस वस्तु को ले जाएंगे, आपको इतना पैसा दे देंगे। भविष्य के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, जो है कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए बहुत सारे लोग जो सामान लेने जाते हैं और सामान पसंद आ जाता है तो कहते हैं कि मैं आपको 100-50 कुछ भी पहले से दे दे रहा हूँ, इस बात का जो है प्रमाण करने के लिए कि मैं आपको आऊँगा नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद 3 दिन बाद और फिर मैं आपको पूरा मूल्य चुकता करके ये वस्तु ले जाऊँगा। एक तरीके से इन लोगों को सिक्योरिटी देने का काम भी करते हैं। तो ये भी किसमें होता है, मुद्रा में ही होता है। इसके अलावा आप देखेंगे मूल्य का संचय, यानी कि अगर आप अपने पास मूल्य का संचय करना चाहते हैं तो किसमें करते हैं, मुद्रा में करते हैं, चाहे वो बैंक में जमा करें या घर पे जमा करें, क्योंकि गेहूँ चावल और अन्य चीज़ें ज़्यादा दिनों तक आप नहीं रख सकते, वो खराब हो जाएंगे। और कितना रखेंगे, लेकिन मुद्रा आप ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं। तो मूल्य का संचय भी आप किसमें कर सकते हैं, मुद्राओं में कर सकते हैं, कि मूल्य का संचय भी करता है। इसके अलावा आप देखेंगे मूल्य हस्तांतरण का साधन, यानी कि आपको जैसे आपने कोई वस्तु दिया तो बदले में मैंने आपको पैसा दे दिया, या जो है कहीं भी कुछ भी, मतलब एक तरीके से कहिए कि मूल्य हस्तांतरण का साधन है ये, कि किसी भी मूल्य को पे करने का एक साधन है, हस्तांतरण करने का एक साधन है। यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि ठीक है आप ये चीज़ यहाँ पे दे दीजिए और आप मुझे दे दिए, आप वहाँ पे जा करके इसका जो है नगद में भी ले सकते हैं। तो मूल्य हस्तांतरण का साधन भी है आपका पैसा या मुद्रा। जैसे आपके यहाँ पे जमीन है और दूसरी जगह जमीन लेना है तो आप इस जमीन को बेच दिए, वहाँ से आपने पैसा प्राप्त कर लिया और आप दूसरी जगह गए, वहाँ की जमीन खरीदा और उसको पैसा दे दिया, तो क्या हो गया, मूल्य हस्तांतरण का एक साधन भी हो गया। यहाँ के मूल्य का हमने वहाँ पे मूल्य को लगा दिया है। अन्यथा अगर जमीन लेना होता और आपकी जमीन यहाँ है दूसरी जगह लेना है तो समस्या हो जाता, क्योंकि जब यहाँ बेचेंगे पैसा मिलेगा तभी वहाँ पे खरीदेंगे। तो मूल्य हस्तांतरण का साधन भी होता है मुद्रा। इसके अलावा आपका साख का आधार है। साख मिल जाते हैं, साख जैसे पेड़ पौधे की शाखा होती है ना, टहनियाँ, यानी कि जिस पेड़ पौधे की जितनी ज़्यादा शाखाएं टहनियाँ होती हैं उसको माना जाता है वो उतना ज़्यादा पुराना है, उतना ज़्यादा वो मजबूत है, और जितना सभी दिशाओं में टहनियाँ रहती है उतना ही पेड़ बैलेंसिंग रहता है। उसमें विश्वास किया जा सकता है कि इसकी टहनियाँ सब तरफ है तो एक तरफ से हवा लगने के लिए नहीं फूटेगा, लेकिन जब एक तरफ रहता है तो रहता है डर के फट जाएगा। ऐसे ही बैंकों की शाख होते हैं, आपने सुना होगा ना, ये इस बैंक की शाखा है, शाखा का नाम सुना होगा, पीएनबी की शाखा है या इसकी शाखा है। यानी कि बैंक जो मेन बैंक है वो राजधानी में है या कहीं बड़े नगर में है, लेकिन उसकी शाखाएं बस्ती में भी है, छोटे छोटे चौराहों पर भी है। तो जो बैंक की जितनी ज़्यादा शाखाएं होती हैं उन शाखाओं में क्या पैसा ही तो होता है। शाख निर्माण कैसे करते हैं, पैसे से करते हैं। अगर पैसा नहीं रहेगा तो शाखाएं कैसे खोलेंगे या कैसे चलाएंगे। तो शाख निर्माण में भी क्या करता है, पैसा मदद करता है, या शाख निर्माण में इसका महत्वपूर्ण रोल है। आज समझ में आता है।